हालांकि पत्थर आखिरी चोट से टूटता है, पर पहली चोट बेकार नहीं जाती। मैं मार रहा हूं हिंदी यात्रा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली चोट। उम्मीद है जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं वो अंतिम चोट अवश्य मारेंगे। वैकेंसीज है वो सर पर मंडरा रही है। आप जुड़िए हिंदी यात्रा से और हिंदी का विस्तृत अध्ययन कीजिए। मैं विकास रक्षक आप सभी विद्यार्थियों के साथ आगामी भर्तियों तक बना रहूंगा। हिंदी यात्रा के माध्यम से आप हिंदी का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। ग्रामर व्याकरण पार्ट का हमने आगाज कर दिया है। जल्द ही समय अनुसार आपके समक्ष काव्य के साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ स्नातक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें हिंदी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, उन पाठ्य पुस्तकों से भी आपको रूबरू करवाऊंगा। हिंदी की शिक्षण विधियों का अध्ययन होगा। आप विद्यार्थी मेरे साथ हिंदी के विस्तृत अध्ययन में बने रहें। सभी विद्यार्थियों का हिंदी यात्रा के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बात कर रहे थे हम वर्ण विचार की। वर्ण विचार के अंदर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, कर रहे हैं। वर्गीकरण दो प्रकार के हम पीछे की कक्षा तक कर चुके थे। एक हमने जाति के आधार पर कर लिया, एक हमने अनुनासिकता के आधार पर कर लिया। जाति के आधार पर दो प्रकार के कर लिए, सहजातीय और विजातीय। अनुनासिकता के आधार पर भी दो प्रकार के कर लिए, सानुनासिक और निरनुनासिक। वर्ण विचार का अध्ययन लगातार जारी है। डीप कर रहे हैं तो कक्षाएं होंगी। अभी तो प्रारंभ ही किया है हमने वर्ण विचार। आगे बहुत कुछ शेष है। उसी शेष रही यात्रा की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। आपका सहयोग अपेक्षित है। आप सहयोग कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम तीसरे विभाजन की, स्वरों के तीसरे विभाजन की, मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं। मैं स्लाइड के माध्यम से अध्ययन करवा रहा हूं। एक ही स्लाइड पर तीनों विभाजनों का पोस्टमार्टम करेंगे मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। तीन प्रकार के देखिए आप, तीन प्रकार के होते हैं मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। मैं आपको एक ही स्लाइड पर उनसे रूबरू करवा रहा हूं। सबसे पहले उनके नाम। सबसे पहले तो मात्रा किसको कहा जाता है, उच्चारण काल क्या होता है। मात्रा होता है उच्चारण में लगने वाला समय। किसके आधार पर कर रहे हैं, मात्रा। व उच्चारण काल। मात्रा व उच्चारण काल। सबसे पहले मात्रा क्या होती है। देखो मैंने एक शब्द लिख दिया हिंदी, फिर मैंने एक शब्द लिख दिया अजय, फिर मैंने एक शब्द लिख दिया मोटू, फिर मैंने एक शब्द लिख दिया जलचर, फिर मैंने एक शब्द लिख दिया आकाश। ये मैंने शब्द लिखे। इनमें कई बार पूछे जाते हैं मात्राओं की संख्या बताइए, तो मैं मात्राओं की संख्या लगा रहा हूं, मात्राएं लगा रहा हूं। इसमें दो मात्रा, इसमें दो मात्रा, कुल मात्राओं की संख्या 4। एक मात्रा, जय में एक, यह में एक, कुल मात्राओं की संख्या 3। इसमें दो मात्रा, कुल मात्राओं की संख्या 4। दो मात्रा और इसमें कुल मात्राओं की संख्या 5।
एक 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 एक, मात्राओं की कुल संख्या 4। अब ये मात्रा मैंने क्यों लगाई है? ये तो दो मात्रा का चिन्ह है जिसको गुरु बोलते हैं, और ये एक मात्रा का चिन्ह है जिसको लघु बोलते हैं। गुरु और लघु दो मात्राओं का चिन्ह है। दो मात्राओं का क्या है? चिन्ह। गुरु और लघु। ऐसा ही मैंने क्यों लगाया? आप गौर कीजिए कि मात्राएं हमेशा ही स्वरों की होती है, तभी तो स्वरों का अध्ययन कर रहे हैं मात्राओं के आधार पर। हमेशा ही स्वरों की होती है। अगर ए, छोटी ई, उ और री हो तो इनकी मात्रा होती है एक। और अगर आ, ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ स्वर हो तो इनकी मात्रा होती है दो। ये दो मात्रा का चिन्ह, दो मात्राएं होती है। तो क्या हुआ है कि ए था तो एक मात्रा, जय था तो एक मात्रा, यह है तो एक मात्रा, ओ है तो दो मात्रा, बड़ा टू है तो दो मात्रा, आ है तो दो मात्रा, फिर एक बार और आ है तो भी दो मात्रा, और इसमें ए है तो एक मात्रा। इसमें चारों में यह है तो चारों की एक एक मात्रा। यह तो होती है मात्रा। और जो मात्रा होती है उसी को उच्चारण काल कहते हैं। मात्रा होती है उसमें उसका उच्चारण करने में समय लगता है हमको, उस समय को ही क्या बोलते हैं? समय। उच्चारण काल, काल का अर्थ भी समय है। उच्चारण काल यानी उच्चारण में लगने वाला समय, उसको उच्चारण काल बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात है, मात्रा के आधार पर और उच्चारण काल के आधार पर। कई बार तो ऐसा पूछ लेते हैं मात्राओं के आधार पर स्वर बताइए कितने प्रकार के होते हैं, और कई बार पूछ लेते हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या या कितने प्रकार के होते हैं। बात बराबर ही है, चाहे मात्रा बोल दो चाहे उच्चारण काल। तो उच्चारण काल और मात्रा आप समझ गए होंगे। ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री, इनकी मात्रा एक होती है और शेष रहे 7, इनकी मात्रा 2 होती है, जिसको हम लघु और गुरु मात्रा बोलते हैं। इसे ही उच्चारण काल कहते हैं। एक मात्रा है उसमें कम समय लगेगा, उच्चारण काल कम लगेगा, और दो मात्रा है उसमें उच्चारण काल अधिक लगेगा। तो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, बात कर रहा हूं मैं। पहला होता है हरिस्व स्वर, हरिस्व स्वर। दूसरा होता है प्रकार, क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ स्वर। और तीसरा है उसको बोलते हैं प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के हैं, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। हर्षव, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहली बात, तीनों में अंतर कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद रिवाइजन इसका स्लाइड पर कर लेंगे। हम रिवीजन है वो स्लाइड पर कर लेंगे। हर्षव स्वर, सबसे पहली बात हर्षव स्वर है। इनके उच्चारण में, इनके हर्षव स्वर है, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है। सामान्य, समान प्लस है सामान्य। इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है। सामान्य होगा, सामान्य। इनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है।
कम समय नहीं बोल सकते, कम समय नहीं बोल सकते। कम का मतलब तो कोई निश्चित नहीं है ना, कितना ही कम हो सकता है, कितना ही कम हो सकता है। सामान्य का मतलब होता है जितना आवश्यक हो उतना समय लगता है, सामान्य समय लगता है, पहली बात। फिर मैं कर रहा हूं इसकी दीर्घ सौर की, तो क्या होगा, इनके इनके दीर्घ सौरों के, इनके इनके उच्चारण में हर्षों से, यानी इनसे हर्षों से दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है। सामान्य समय लगेगा उससे बिल्कुल दुगुना समय, किनके, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में समय लग रहा है। उच्चारण काल की बात कर रहा हूं मैं, मात्रा व उच्चारण काल की बात कर रहा हूं। फिर बात कर रहा हूं मैं प्लुत स्वरों की, तो प्लुत स्वरों में क्या है, इनके किनके, प्लुत स्वरों के, इनके उच्चारण में हर्षों से तिगुना समय लगता है। ध्यान रहे यहां पर सत्य है, सत्य में पूछते हैं दीर्घ से तिगुना नहीं, दीर्घ से तिगुना समय नहीं लगता। दीर्घ से तिगुना लगेगा तो इसका मतलब तो हो गया हर्षों से फिर 6 गुना लग जाएगा। दीर्घ से तिगुना नहीं लगता, हर्षों से तिगुना समय लगता है। अगर हम उच्चारण करेंगे ना तो तिगुना समय लगेगा, बोलने में समय 3 गुना लग जाएगा। किससे, हर्षों स्वरों से। इसमें सामान्य है, जितना जरूरी है उतना ही, जितना आवश्यक है उतना। इसमें हर्षों से दुगुना और इसमें हर्षों से तिगुना समय लगता है। यह हो गई हमारा पहला अंतर, तुलनात्मक अध्ययन में पहला। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है इनकी मात्रा, किनकी, हर्षों स्वर की, इनकी मात्रा एक, ये एक मात्रा का चिन्ह, लघु चिन्ह, इनकी मात्रा एक होती है, इनकी मात्रा एक होती है। उच्चारण काल की बात कर ली हमने, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मात्रा की। मात्रा कितनी होती है, एक होती है मात्रा, एक मात्रा लगा दी मैंने। यहां बात करूंगा फिर मैं, तो दुगुना समय लगा है, तो इनकी मात्रा, इनकी किनकी, दीर्घ स्वरों की, इनकी मात्रा 2, ये 2 मात्रा का गुरु चिन्ह लगा दिया, 2 मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है। फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, समझ में आ गया होगा आपके। इनकी मात्रा कितनी होती है, प्लुत स्वरों की, इनकी मात्रा 3 होती है, 3 होती, 3 मात्राएं होती है। ये उच्चारण काल की भी बात कर ली और मैंने मात्रा की भी बात कर ली, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरे अंतर की बात कर रहा हूं, तीसरा अंतर क्या है, संख्या की बात कर रहा हूं। संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या कुल 11 है, 11 में से कितने तो हर्षों हैं, कितने दीर्घ हैं और कितने प्लुत हैं, इनकी बात करनी है। बात कर रहा हूं मैं हर्षों स्वरों की, तो हर्षों स्वरों की संख्या बराबर 4। संख्या कितनी होती है, 4। हर्षों स्वरों की संख्या 4 होती है। उसके बाद है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, संख्या 7 होती है।
उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा हूं किसकी किसकी पलुत सौर की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इनकी संख्या 8 होती है। ये क्या हो गया? मैंने कहा था 11 है, संख्या तो बहुत कर ली हमने, 8 7 15 है, 15 और 4 19, फिर ये 8 कहां से आ गई? संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत विद्यार्थियों का गलत हुआ है। ये एक बार बने रहिए, आप अभी कर रहे हैं हम सारी सॉल्यूशन का समाधान, सारा सॉल्यूशन करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं कौन कौन से वर्ण होते हैं? वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, बात कर रहा हूं। अभी देखिए वर्ण कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं? ए ई, 4 नंबर, ए ई उ और री, ये चारों हर्षव है। एक मात्रा होती है, हर्षव कहलाते हैं। सामान्य समय लगता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा हूं दीर्घ स्वरों की। कौन कौन से होते हैं? संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। कितनी होती है संख्या? 7। फिर बात कर रहा हूं प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है। प्लुत स्वरों की संख्या मैंने कितनी बताई है? 8। प्रश्न पूछते हैं निम्न में से कौन सा स्वर है जिसका प्लुत बन सकता है? नहीं बन सकता। अभी बात कर रहे हैं संख्या कितनी होती है? 8। 8 संख्या कौन कौन सी होती है? 8 संख्या होती है, ये ध्यान रखना भाई, एक तो ए होता है, एक तो ए होता है। ए के बाद 7 कौन से होते हैं? दीर्घ वाले, दीर्घ। ये सातों आ जाएंगे, ये तो सातों आ जाएंगे, और एक यहां से ए आता है। क्यों आता है? क्या कारण है? किस प्रकार आ रहा है? अभी बात कर रहे हैं। इस स्लाइड पर मैं पुनः आऊंगा। उससे पहले मैं बात कर रहा हूं प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। आपने देखा होगा राम, आपने ये शब्द भी देखे होंगे। ये चिन्ह है, ये प्लुत का चिन्ह है। इस चिन्ह का नाम है, 2 नाम बता रहा हूं मैं। एक तो इस चिन्ह का नाम है अवग्रह चिन्ह। क्या नाम है? अवग्रह चिन्ह। और एक इस चिन्ह का नाम और है, वो है अपूर्ण चिन्ह। अपूर्ण चिन्ह, ये प्लुत स्वर है। अब प्लुत कौन सा है? आगे चिन्ह लगा है, ये तो अपलुत है। मैंने बताया है अपलुत है, तो आ इसमें शामिल है 7 दीर्घों में। फिर क्या हुआ है? फिर यहां ये बड़े ऊ के लगा है, ए के लगा है, और फिर इस ये वाले ए के लगा है। तो मैंने बताया है ए भी होता है, ए भी होता है। इसका मतलब है कि मैंने अगर सामान्य समय तक बोलना है तो मैं बोल दूंगा ए से दुगने समय तक दीर्घ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आ। और अगर ये प्लुत स्वर लग गया तो मुझे इसको 3 गुना समय तक उच्चारण करना पड़ेगा। नमः शिवाय, लंबा लेके जाना पड़ेगा। तो ये चिन्ह जब भी लगता है अवग्रह चिन्ह, तो इसका मतलब है इसको 3 गुना समय तक उच्चारित करना है। ये बात होगी हमारे चिन्ह के नामों की। चिन्ह के नामों की, इसका चिन्ह लगता है, ये इस चिन्ह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लघु चिन्ह। फिर ये लगता है, इस चिन्ह का नाम क्या है? गुरु चिन्ह। गुरु चिन्ह।
फिर यहां एक चिन्ह लगता है, उस चिन्ह का नाम क्या है? क्या नाम है? अवग्रह चिन्ह या अपूर्ण चिन्ह। अवग्रह चिन्ह या अपूर्ण चिन्ह। संख्या होती है 8। क्यों होती है 8 संख्या? 3 वर्ण कौन से हैं जिनका अवग्रह नहीं बनाया जा सकता, प्लुत स्वर नहीं बनाया जा सकता? इन तीनों का क्या नहीं बनता? प्लुत नहीं बनता। निम्न में से कौन सा वर्ण है जिसका प्लुत नहीं बनाया जा सकता, जिसको त्रिमात्रिक स्वर नहीं कह सकते, 3 गुना समय तक उच्चारण नहीं कर सकते? प्रश्न चाहे कैसे भी पूछे, ये 3 है। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर मुझे ए बोलना है, ए कौन सा? दीर्घ वाला, तो मैं बोल दूंगा ए। अगर मुझको प्लुत बनाना है तो मैं बोल सकता हूं, लंबे समय तक ए को लेके जा सकता हूं, ए जितना मर्जी उतना लंबा ले जा सकता हूं मैं। लेकिन क्या करूंगा मैं? अगर इसको, ऊ को और री को, इनको अगर मैं 3 गुना समय तक लेके जाऊंगा ना, किसको? छोटी ई को, छोटे ऊ को, री को, प्लुत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 गुना समय तक उच्चारण करना पड़ेगा। और 3 गुना समय तक सीधा ही तो जाएगा नहीं, पहले ये 2 गुना समय तक आएगा, फिर 3 गुना तक जाएगा। तो ये 3 क्या होते हैं? ये 3 री, उ और री, ये क्या होते हैं? ये प्लुत बनने से पहले 2 गुना समय तक आएंगे ना, तो ये छोटी ई है, ये तो बड़ी ई बन जाएगी। छोटा ऊ है, ये क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। और री है, ये बड़ी री बन जाएगी 2 गुना समय तक आते। तो अब प्लुत बनेगा ना, 3 गुना समय तक जाएगी, तो ये तो 2 गुना समय तक आते ही इनमें, इसमें बदल गई। तो अब प्लुत बनेगा वो इन तीनों का नहीं बनेगा, इन तीनों का बनेगा, इन तीनों का। और ये ऑलरेडी मेरे पास शामिल है। यही कारण है कि इन तीनों वर्णों का प्लुत नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि ए को तो 3 गुना समय तक ले जा सकता हूं, ए को मैंने शामिल कर लिया, लेकिन छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको 3 गुना समय तक लेके जाऊंगा तो पहले ये दीर्घ बन जाएंगे, फिर प्लुत दीर्घ का ही होगा। इनका प्लुत, इनका मतलब हर्षों स्वरों का प्लुत नहीं बनेगा, प्लुत दीर्घ का बनेगा। और सातों के सातों दीर्घ है, वो पहले से ही शामिल कर लिए मैंने प्लुत में। तो प्लुत की संख्या कितनी हो गई? 8। अब मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो अवग्रह चिन्ह है ना, अवग्रह चिन्ह या अपूर्ण चिन्ह, ये ई, उ और री के बाद लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। अवग्रह चिन्हों की संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है, अवग्रह चिन्हों की संख्या 8 हो गई। वापस चलते हैं हम हमारी स्लाइड पर। मैंने तुलनात्मक अध्ययन करवा दिया, बात कर रहे हैं मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। देखिए आगे, मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला है हर्षों स्वर। नाम क्या है? हर्षों स्वर। इन्हें मुख्य स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। दूसरा नाम है ये। हर्षों स्वर को क्या कहा जाता है? मुख्य स्वर या मूल स्वर। मेरे पास ए, ई, उ और री है, ए, उ और री है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा? इनसे बाकी बचे हुए सारे बना सकता हूं। ए है मेरे पास, ये ले आया मैं ए, इस ए के अंदर मैंने ए को ही मिलाया, क्या बन गया? आ। अब ए बन गया और आ बन गया। फिर मेरे पास ए है, इस ए के अंदर मैंने किसको मिलाया? ए के अंदर, ठीक है, ए है मेरे पास, आ बन गया, ये रहा आ। फिर मुझको बड़ी ई बनानी है, तो मेरे पास
ई है ऑलरेडी, इस ई में मैंने ई को मिलाया, क्या बन गई? बड़ी ई, ये दूसरी बन गई, इसीलिए इनको मूल कहा जाता है। ये 4 है ना, तो मैं इन चारों से 11 के 11 बना सकता हूं, बना रहा हूं मैं। उसके बाद ऊ है मेरे पास, इस ऊ में मैंने ऊ को मिलाया तो क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। और बात करूं तो मेरे पास ए पहले से है, ए में मेरे पास ई पहले से है, तो मैंने ए में ई को मिलाया तो क्या बन गया? ए बन गया। फिर मेरे पास है, फिर मेरे पास ए है, इस ए में मैंने ओ को मिलाया तो क्या बन गया? ओ बन गया। ये तो थे मूल 1 2 3 और 4, ये मैंने 5वां बना लिया, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर बना लिया, ये मैंने 8 नंबर बना लिया, ये मैंने 9 नंबर बना लिया। 2 रह गए, 2 रह गए। कौन कौन से रहे हैं? एक तो रहा है मेरे पास आई, और एक रह गया औ। ये बनाने हैं, अधिकांशतः विद्यार्थी बनाएंगे ए प्लस ए से आई बना लेंगे, ठीक है बात, बन गया वर्दी संधि के अंदर। और बच्चे क्या करेंगे? ए प्लस ओ से क्या बना लेंगे? औ बना लेंगे, ये भी ठीक है, बन गया वर्दी संधि के अंदर। लेकिन मैंने कहा है कि इन चारों से ही बनाने हैं, ये तो अलग हो गए ना दोनों, यहां तक तो ठीक था, ये अलग हो गए, इन चारों से बनाने हैं। कैसे बनाओगे? मैं बना रहा हूं, देखिए आप किस प्रकार बनेंगे। ठीक है ये बात, ठीक है ये बात, संधि के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मूल है, मूल से ही बनाने हैं। यहां तक तो ठीक है, मूल से ही बनाया मैंने, ये भी मूल है, सारे मूल हैं, लेकिन ये दोनों मूल नहीं है, मुझे मूल से बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा? ये ए ले आया, कौन सा है? ये वाला ले आया मैं, ए ले आया, ये वाला मानो, ये वाला ए ले आया। अब मेरे पास ए है, ए, इस ए का मतलब क्या है? इस ए का मतलब है ये वाला, मूल ही है ना। तो मैं क्या करूंगा? ए प्लस ई, इससे क्या बना लूंगा? आई बना लूंगा। इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस ई का मतलब ए हो गया, तो ये रहा ए प्लस ए, आई बन गया, ये मूल आ गए। फिर मेरे पास क्या है? ए है, ये रहा ए, ये वाला ओ है, ओ का मतलब क्या है? ओ किससे बनाए? ए प्लस ऊ से बनाए, तो ओ में क्या? ए प्लस ऊ, इनका मतलब क्या हो गया? ओ, क्या बन गया? औ बन गया। इन चारों से मैं 11 बना सकता हूं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर या मुख्य स्वर कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात कर चुके हम, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। कम का मैंने कहा था, कम की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, तो इस कम समय की जगह आप प्रयोग करो, इनके उच्चारण में कौन सा समय लगता है? सामान्य समय लगता है। तीसरी बात, इनकी मात्रा एक होती है, एक, और एक मात्रा लघु चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती है, यह भी बात हम कर चुके, यह भी बात हो गई हमारी। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या होती है इनकी क्या? कितनी होती है? संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? ये रहे 4, ए, ई, उ और री। ये हर्षों स्वरों की बात होगी, पहले भी कर चुके। उसके बाद नेक्स्ट है दीर्घ स्वर, 2 नंबर विभाजन दीर्घ स्वर। इनको संधि स्वर भी कहा जाता है, दूसरा नाम है इनका संधि स्वर। कौन कौन से आते हैं? क्यों ये तो दीर्घ संधि में बनता है, ये भी दीर्घ संधि में बनता है, ये भी दीर्घ संधि में, ये दोनों गुण संधि में, और ये दोनों
ये दोनों वृद्धि संधि में बनते हैं, वृद्धि संधि में बनते हैं, इसीलिए इनको दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इनका संधि स्वर, संधि स्वर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, इनकी मात्रा दो होती है, दो, और दो मात्रा है, ये बात कर चुके हम। गुरु चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती है, गुरु चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती है, ये लघु चिन्ह द्वारा और ये गुरु चिन्ह द्वारा। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 7 होती है। और 7 की हम बात कर चुके, कौन कौन से होते हैं 7, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा ओ। संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, पहले भी कर चुके बात। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं प्लुत स्वर की। कौन सा, प्लुत स्वर। हर्षव स्वर है, उसका अन्य नाम मैंने बताया था मूल स्वर या मुख्य स्वर। दीर्घ स्वरों का दूसरा नाम बताया था मैंने संधि स्वर। और प्लुत स्वर है, इनकी मात्रा 3 होती है, इसीलिए इनको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या नाम है इनका, त्रिमात्रिक स्वर। दूसरा नाम है ये प्लुत, त्रिमात्रिक स्वर। प्लुत के नीचे है हलंत आएगा, तय ध्यान रखना, प्लुत। उसके बाद क्या है, इनके उच्चारण में हर्षव स्वरों से 3 गुना समय लगता है, हर्षव स्वरों से 3 गुना, हर्षव स्वरों से 3 गुना समय लगता है। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, अवग्रह चिन्ह द्वारा दर्शाए जाते हैं, अवग्रह चिन्ह द्वारा दर्शाए जाते हैं। अगर मैंने ये बोला ना, ये अवग्रह चिन्ह नहीं लगा तो ये तो है राम, राम। और अगर अवग्रह चिन्ह लगा दिया तो ये क्या है, राम। 3 गुना समय तक बोलेंगे हम इसको। उदाहरण दे रखा है, राम, ओम, नमः शिवाय। ये थोड़ा सा अवग्रह चिन्ह है ना, ये पीडीएफ के अंदर है, सही नहीं लिखा गया। अवग्रह चिन्ह है ना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस प्रकार होगा अवग्रह चिन्ह। उसके बाद इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। एक तो ए होता है और 7 दीर्घ होते हैं। कौन कौन से नहीं होते, ई नहीं हो सकता, छोटा ऊ नहीं हो सकता और री नहीं हो सकती। इन तीनों को छोड़कर संख्या 11 में से 3 निकाल दिए तो संख्या 8 होती है। उसके बाद इन्हें अपूर्ण चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अवग्रह चिन्ह का ही दूसरा नाम अपूर्ण चिन्ह है। ये थी हमारी मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के महत्वपूर्ण विभाजन है। बार बार बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है। 3 विभाजन हो चुके हैं हमारे स्वरों के। पहला जाति के आधार पर कर लिया हमने, दूसरा हमने किया है अनुनासिकता के आधार पर। जाति के आधार पर 2 प्रकार के सहजातीय, विजातीय। अनुनासिकता के आधार पर भी 2 प्रकार के, सानुनासिक और निरनुनासिक। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चौथा विभाजन कर रहे हैं, नेक्स्ट विभाजन, चौथा विभाजन है, उस विभाजन का नाम है कंठ की मांसपेशियों के आधार पर। हमें अपने मुंह के इर्द गिर्द ही रहना है। सबसे पहले किया था जाति के आधार पर, उसके बाद हमने किया था नाक यानी नासिकता के आधार पर, फिर हमने हवा के आधार पर, बोलने के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कितना समय लगता है, और अब है हमारी कंठ की मांसपेशियों के आधार पर। हम बोलते हैं तो कंठ की मांसपेशियां हैं, ये कुछ स्वरों के अंदर तो सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है, और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये ढीली की ढीली पड़ी रहती है। 2 प्रकार से कंठ की मांसपेशियां व्यवहार करती है। एक तो व्यवहार करेगी वो सख्त हो जाएंगी, दूसरा व्यवहार करेंगी वो सख्त नहीं होंगी, कोमल रह जाएंगी। तो उसी आधार पर 2 प्रकार के विभाजन हैं कंठ की मांसपेशियों के आधार पर। दृढ़ स्वर, एक तो दृढ़ स्वर है और दूसरे का है स्थिर स्वर। नाम ध्यान रखना, स्थिर स्वर, सी थी ल, स्थिर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थिर स्वर और दृढ़ स्वर। स्थिर स्वर और दृढ़ स्वर, पहले इनकी परिभाषा बता दी है आपको, फिर भी देखिए। स्थिर स्वर किनको कहा जाता है, स्थिर स्वर कहा जाता है स्थिर
कंठ की मांसपेशियों के आधार पर है, ध्यान रखना। जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ की मांसपेशियां हैं वो ढीली रह जाती है। कंठ की मांसपेशियां, ये स आपको बताया था मैं, मिसप्रिंट है। कंठ की मांसपेशियां स्टिल यानी ढीली रह जाती है, ये स्टिल स्वर कहलाते हैं। स्टिल स्वर कहलाते हैं, ये स्टिल स्वर है। अभी बात कर रहे हैं कौन कौन से हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण के अंदर कंठ की मांसपेशियां है वो कठोर हो जाती है, कठोर हो जाती है, वो क्या है? दृढ़ स्वर है। कंठ की मांसपेशियां सख्त हो जाती है, सख्त हो जाती है, वो क्या है? कठोर बोल दो चाहे सख्त बोल दो, वो दृढ़ स्वर है। स्टिल स्वर और दृढ़ स्वर कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बात कर रहा हूं मैं अभी। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्टिल स्वर, और दूसरा मैंने लिखा है स्टिल स्वर, और उसके बाद मैंने लिखा है स्टिल स्वर के साथ मैंने लिख दिया दृढ़ स्वर। दृढ़ स्वर, स्टिल स्वर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ए, सारे छोटे छोटे। ई छोटा है, उ ये भी छोटा है, री ये भी छोटी है, ए ये भी छोटा रूप है, और ओ ये भी छोटा रूप है। सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? सारे छोटे छोटे स्टिल। इनका बड़ा रूप होता है वो क्या होता है? दृढ़। बड़ी छोटी ई का बड़ा रूप है, बड़ी क्या हो जाएगा? दृढ़। उ ऊ का बड़ा रूप उ ये भी क्या हो जाएगा? दृढ़। री है, री का बड़ा रूप हालांकि संस्कृत में होता है ये रही, एक बार और ऐसा कर देंगे तो बड़ी बन जाएगी, ये भी क्या है? दृढ़। ए का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? ऐ, ये भी क्या है? दृढ़ स्वर। ओ का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? ओ का बड़ा रूप औ, ये भी क्या है? दृढ़ स्वर। एक आ रह गया, कौन सा रह गया? आ रह गया एक। ध्यान रखना, सारे बड़े रूप होते हैं, लेकिन आ को छोड़कर आ किस में आ जाएगा? स्टिल स्वर में। आ किस में शामिल है? स्टिल स्वर में है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि आ सहित सारे छोटे हैं वो क्या है? स्टिल है, और आ को छोड़कर सारे बड़े हैं वो क्या है? दृढ़ है। कौन से हैं? दृढ़। ये स्वर है, कौन कौन से स्टिल है, कौन कौन से दृढ़ है। वापस स्लाइड पर चलते हैं, वापस हमें अपनी स्लाइड पर बात कर रहे हैं। दोबारा देखिए, कंठ की मांसपेशियों के आधार पर दो प्रकार के हैं, स्टिल और दृढ़। जिनके उच्चारण में कंठ की मांसपेशियां ढीली रहती है, सख्त नहीं होती, स्टिल स्वर कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण के अंदर कंठ की मांसपेशियां वो कठोर हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, सख्त हो जाती है, दृढ़ स्वर कहलाते हैं। सारे छोटे छोटे, ए छोटा है, ई छोटी, छोटा हो, और इस ऐ का छोटा रूप, औ का छोटा रूप, औ का छोटा रूप, और उसके बाद बड़ी री संस्कृत में होती है, अगर फिर भी मैं लिख देता हूं कि क्या होती है? दृढ़ होती है। और इस बड़ी री का छोटा रूप, और सारे बड़े, इनके बड़े रूप किस में है? दीर्घ में। एक आ का ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना। आ क्या है? ए का बड़ा रूप जरूर है, लेकिन शामिल किस में है? स्टिल स्वरों के अंदर शामिल है। एक ये डॉक्टर वाला ओ बोलते हो आप इसको, लेकिन इसका नाम है गर्हित स्वर। क्या नाम है? गर्हित स्वर। कौन सी भाषा में प्रयुक्त होता है? तो इसको बोल सकता हूं मैं अंग्रेजी भाषा में होता है। दूसरा नाम इसको मैं बोल सकता हूं क्या? विदेशी स्वर है। ये अंग्रेजी का है तो अपने आप ही हो गया विदेशी। गर्हित स्वर विदेशी स्वर है, ये भी क्या होता है? दृढ़ होता है। इसकी तो एक ध्यान रखना, जहां ये शामिल हो ना, औ, कोई भी विभाजन हो जाए, जहां औ शामिल होना,
उसी विभाजन में इस घृत स्वर यानी डॉक्टर वाले ओ को शामिल कर देना। किसके आधार पर किया है मैंने? कंठ की मांसपेशियों के आधार पर, कंठ की मांसपेशियों के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट विभाजन है वर्ग संरचना और उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, क्लास बड़ी हो रही है, 2 विभाजन और रहे हैं, उन विभाजनों का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है। अब तक हमने क्या किया है? स्वरों का विभाजन 4 प्रकार से कर लिया हमने। सबसे पहले जाति के आधार पर किया था, 2 प्रकार का, सहजातीय और विजातीय। उसके बाद हमने अनुनासिकता के आधार पर किया था, अनुनासिक और निरनुनासिक। उसके बाद हमने मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर किया था, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद हमने कंठ की मांसपेशियों के आधार पर कर लिया, स्थिल और दृढ़। स्वरों का विभाजन चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में भी स्वरों का विभाजन करेंगे। आप कर रहे हो मेहनत, लगातार जारी रखो। मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम विद्यार्थियों का धन्यवाद।